नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत और आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों का बंगाल में किस तरह से विस्तार हुआ है। और बंगाल का मतलब है कि जो आज का बंगाल है, इसके साथ में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब उस समय बंगाल में शामिल था। हमने देखा कि 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना कारखाना स्थापित किया। पहला कारखाना इनका हुगली में खुला था। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, ये बहुत बदमाश थे। और इस समय जो अली वर्दी खान यहाँ का शासक था, इस अली वर्दी खां का अंग्रेजों और फ्रेंच लोग जो व्यापारी थे, इनसे टकराव होता रहा है। जैसे अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी प्रारंभ की थी और फ्रेंच लोगों ने चंद्रनगर में किलेबंदी प्रारंभ की थी, तो अली वर्दी खान ने इसका विरोध किया था। तब से इनके बीच में खटपट चल रही थी शुरुआत से। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो नाती है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला, जिसका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद था ओरिजिनल नाम तो, लेकिन सिराजुद्दौला के नाम से हम इसको जानते हैं। 1756 से लेकर 57 तक सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहता है। सत्रह सौ छप्पन सत्तावन। अब अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला नवाब बना है, तो जो बाकी इसके रिश्तेदार हैं, ये इसका विरोध करते हैं। किसका? सिराजुद्दौला का। और इसके विरोधियों में एक तो इसका चचेरा भाई है शौकत जंग, ये पूर्णिया का नवाब था। एक इसका सेनापति मीर जाफ़र, ये जो मीर जाफ़र है, ये अली वर्दी खां का बहनोई है। और इसकी मौसी घसीटी बेगम, ये इसके मुख्य विरोधी है तीनों। क्यों विरोधी है? क्योंकि बंगाल के नवाब की दावेदारी ये लोग भी कर रहे हैं। कौन? एक तो अली वर्दी खां का बहनोई मीर जाफ़र, इसका चचेरा भाई शौकत जंग और इसकी मौसी घसीटी बेगम। अब इन विरोधियों से निपटने के लिए सिराज को क्या है, कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कुछ अपने विरोधियों को साइड में करने के लिए कुछ इसने कदम उठाए। तो सबसे पहले तो इसने 1756 के अक्टूबर में इसका एक युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध इसको बोलते हैं, जिसमें इसने शौकत जंग को पराजित कर दिया। कौन शौकत जंग? पूर्णिया का नवाब। तो 1756 मनिहारी का युद्ध होता है। इसमें शौकत जंग को ये हरा देता है सिराजुद्दौला, और हरा करके इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे शौकत जंग की फाइल खत्म। इसके बाद इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, इसको बंदी बना लेता है और सेनापति मीर जाफ़र को हटा करके मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर देता है। इसमें ये जो इसके विरोधी थे, इनको तो इसने इस तरह से कंट्रोल कर लिया। अब बात आती है अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों को क्या है कि अलग अलग शासकों से इनको फरमान मिले थे। जैसे शाह शुजा ने इनको व्यापार में कुछ सुविधाएं दी थी। फिर इसके बाद फर्रुख सियार ने इनको दस्तक दिया था, जिससे कंपनी को व्यापार में कुछ छूट दी गई थी, मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई थी। इनको आंतरिक किसी तरह के टैक्स नहीं देने थे, चुंगी वगैरह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, इसमें हमने देखा था कि जो मुक्त व्यापार करते थे, यानी कि जो कंपनी के व्यापारी थे, उनको छोड़ करके उनको इंटरलोपर कहा जाता था। ये जो इंटरलोपर थे, अब फर्रुख सियार ने जो दस्तक जारी किया था, जो फरमान जारी किया था, वो कंपनी के लिए था कि आपको बंगाल में किसी तरह की चुंगी नहीं देना है, मुक्त व्यापार आप कर सकते हो। कंपनी ने क्या किया है कि जो मुक्त व्यापारी थे, इंटरलोपर जिनको कहा गया है, ये इंटरलोपर वगैरह क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास में आप देख सकते हो।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और किस तरह से अपना विस्तार करती है, उसमें हमने देखा है कि जो कंपनी के व्यापारियों के अलावा जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको इंटरलोपर कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंटरलोपर जो मुक्त व्यापारी थे, जो कंपनी के व्यापारी नहीं थे, इनके अलावा जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनको अपना ये जो दस्तक था या जो फरमान जारी किया गया था मुक्त व्यापार का, ये बेच देते थे। बेच कैसे देते थे कि उनको भी अनुमति दे देते कि आप भी ये व्यापार करो, कोई पूछे तो बोल देना कि हम कंपनी के व्यापारी हैं। तो इस तरह से ये फर्रुख सियार का दस्तक था, इसका दुरुपयोग हो रहा था। जो फरमान जारी किया था कि आप 3,000 रुपये वार्षिक दे करके बंगाल में आप चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते हो, इसका कंपनी दुरुपयोग करने लगी। इसके अलावा कंपनी ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर ली और ये किलेबंदी नवाब की अनुमति के बिना की गई थी। इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो सिराजुद्दौला के कुछ विरोधियों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने लग गए उसको हटाने के लिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में मनमुटाव पैदा हुए, कुछ कड़वाहट पैदा हुई और सिराजुद्दौला को कंपनी ने नजराना भेजना भी बंद कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला नवाब था और जो शासक होता था उसको व्यापारी वर्ग, धनी वर्ग नजराने भेजते थे, कुछ उपहार भेजते थे। तो सिराजुद्दौला को कंपनी ने उपहार भेजना बंद कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप शासक को नज़रअंदाज कर रहे हो। और बंगाल में कासिम बाजार एक बाजार है, वहाँ पर सिराजुद्दौला को उस बाजार में जाने से रोका गया। इस गतिविधि को सिराजुद्दौला ने अपना अपमान समझा। अब अपमान का बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता, जहाँ पर, जिसको बताया जाता ना कि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी, 3 गांवों को मिला करके जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना करी। हम देख चुके हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ उसमें हमने देख लिया है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और इस टाइम पे कलकत्ता में गवर्नर था रोजर ड्रेक। तो रोजर ड्रेक ने, जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया कलकत्ता पर, तो रोजर ड्रेक कलकत्ता छोड़ के भाग गया और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उल्टा द्वीप बोलते हैं उसको, टापू है, वहाँ पर जाकर के उसने शरण ली और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अधिकार में लेकर के उसका नाम अलीनगर रख दिया और मानिक चंद को उस अलीनगर का प्रभारी बनाया, किला प्रभारी मानिक चंद को बनाया। फिर 20 जून को एक घटना घटती है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में लेकर के 146 अंग्रेज लोगों को, जिसमें कहा जाता है कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे वगैरह सब थे, इनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन सुबह तक उसमें 123 लोग मर चुके थे। 146 में से केवल 23 लोग जीवित बचे थे। ये जो घटना थी, ये अंग्रेजी एक इतिहासकार है हॉलवेल, इसने लिखा है इसको, इसकी पुस्तक है अलाइव द वंडर। और इस घटना को काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। कई इतिहासकारों का, तो आधुनिक इतिहासकारों का तो मानना है कि ये हॉलवेल ने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी है, सिर्फ सिराजुद्दौला को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। उसने एक कहानी बनाई कि सिराजुद्दौला ने या बंगाल के नवाब ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि एक छोटी सी कोठरी में इतने लोगों को बंद कर दिया है, तो संभव नहीं है कि इन लोगों को इस इतनी छोटी कोठरी में बंद किया जा सकता है। तो ये एक कहानी मानी गई है, लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी त्रासदी। अब इस घटना के बाद क्या होता है कि 1756 अक्टूबर 1756 में कंपनी मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजती है कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए। अब इसमें बताया जाता है कि कलकत्ता का जो अधिकारी था, नवाब का कर्मचारी वहाँ पर जो नियुक्त किया गया था, किलेदार मानिक चंद, उसने रिश्वत लेकर के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है जिसको अलीनगर की संधि कहा जाता है। ये संधि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अलीनगर की संधि। कहाँ पर है अलीनगर?
तो जो कलकत्ता है उसी का नाम हमने अभी देखा है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करके उसका नाम अलीनगर रख दिया था। तो वही कलकत्ता जिसको अलीनगर कहा गया है, तो अलीनगर की संधि उसको कहा जाता है। अलीनगर की संधि या कलकत्ता की संधि एक ही बात है, लेकिन इतिहास में अलीनगर की संधि के नाम से दर्ज है। तो 9 फरवरी 1757 को ये संधि होती है। किसके बीच में होती है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। और इस संधि में प्रावधान ये रहता है कि एक तो जो मुगल बादशाह ने कंपनी को सुविधाएं दी थी, व्यापारिक सुविधाएं फरमान जारी करके, सिराज ने वो सारी सुविधा की जो शर्तें थी उनको स्वीकार कर लिया कि आप 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल के क्षेत्र में चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते हो। इसके अलावा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, फिर अंग्रेजों ने वापस कलकत्ता का अभियान किया था। तो इसमें जो खर्चा हुआ उस खर्चे के रूप में, या आप यूँ कह सकते हो कि युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दिए। और अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठियाँ थी, फैक्ट्री, वो भी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को वापस कर दी। इसके अलावा अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया और सिक्के डालने का अधिकार भी मिल गया। ये इस अलीनगर की संधि की शर्तें थी। अब ये शर्तें तो सिराजुद्दौला ने स्वीकार कर ली और सिराजुद्दौला अपना शासन करने लगा और अंग्रेज अपना व्यापार करने लगे। लेकिन अंग्रेज शैतानी खोपड़ी शरारत किए बिना रह नहीं सकते। इन्होंने क्या है कि सिराजुद्दौला की जगह पर ये चाहते कि कोई ऐसा नवाब बैठे जो उनकी शर्तों को माने और वो जो कहे वो कार्य करे। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि कठपुतली नवाब मुर्शिदाबाद में बिठाया जाए, ये अंग्रेजों का मानना था। इसके लिए कंपनी क्या करती है कि जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जिसमें जगत सेठ, मीर जाफर, अमीचंद, राय दुर्लभ, लतीफ़ खान, यार लतीफ़ खान, ये अंग्रेजों के विरोधी थे। इन सब ने मिलकर के मीर जाफर को अगला नवाब बनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी, या आप कह सकते हो कि षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और इसके लिए अमीचंद ने इन सभी जो नवाब के विरोधी थे इनको मिला करके कंपनी के साथ एक गुप्त समझौता करवाया। इसके बाद होता है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी को। सिराजुद्दौला एक गलती कर देता है कि वो कासिम बाजार में, जब जहां अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पर वो आक्रमण कर देता है। तो बदले में अंग्रेज भी उसका कुछ ना कुछ रिटर्न जवाब देंगे, काउंटर करेंगे। तो 23 जून 1757 को प्लासी एक गांव है, बंगाल का एक गांव है, नादिया जिले में पड़ता है, भागीरथी नदी के किनारे। इस प्लासी गांव में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों की सेना के बीच में युद्ध होता है। इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक, ये कौन सा रोजर ड्रेक, जिसको सिराजुद्दौला एक बार मार के भगा चुका है। इस युद्ध में जो नवाब के विरोधी थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे नवाब हटाने के लिए, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खान, इन्होंने नवाब की सेना के साथ धोखा किया या नवाब के साथ धोखा किया और बिना लड़ाई किए ही भाग गए मैदान से। इस युद्ध में, प्लासी की लड़ाई में, दो वफादार थे नवाब के, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों मारे जाते हैं। नवाब की सेना के साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में मीर जाफर ये सिराजुद्दौला को सलाह देता है। मीर जाफर कौन है? ये भी इस नवाब को हटाने वाले षड्यंत्रकारियों में शामिल है और इसकी सलाह भी उस षड्यंत्र का ही हिस्सा है। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को सलाह देता है कि हम तो हार रहे हैं, तो आप एक काम करो कि आप ये युद्ध भूमि छोड़ो और महल जाओ, नहीं तो यहाँ पे आपको मार दिया जाएगा। तो नवाब को लगता है कि बात तो सही है, हम हार रहे हैं और यहाँ रहूँगा तो मुझे कोई मार देगा। तो सिराजुद्दौला पालकी में बैठ करके महल चला जाता है और वहाँ पर इसी मीर जाफर का बेटा रहता है मीरन। ये मोहम्मद बेग को आदेश देता है कि आप सिराजुद्दौला को हत्या कर दो।
तो ये मोहम्मद बेग सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। किसके कहने पर? मीर जाफ़र के बेटे मीरन के कहने पर। मीर जाफ़र के बेटे मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और ये मीर जाफ़र 28 जून 1757 को बंगाल का अगला नवाब बनता है। इस घटना को बंगाल की क्रांति कहा जाता है कि बंगाल में ये पहली क्रांति हुई है। काय के लिए? तख्ता पलट की क्रांति। अब अंग्रेजों ने किया है तो स्वाभाविक बात है कि शिकारी अपने आप को महान बताता है, क्योंकि शेर तो बेचारा कुछ लिख भी नहीं पाता है, उसको तो पता ही नहीं कि मेरा इतिहास लिखा जा रहा है। जबकि देखा जाए तो शिकारी तो शेरों को मार रहे हैं ना, तो इतिहास भी शिकारी ही लिख रहा है, तो शिकारी तो अपने को महान ही कहेगा। तो इतिहास लिखने वाले अंग्रेज ही है, उन्होंने इसको क्या कहा कि ये तख्ता पलट हुआ है, ये बंगाल की पहली क्रांति है, जबकि वो अपना काम करवा रहा है अंग्रेज। तो 28 जून 1757। यहाँ पर मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। अब इस प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों को क्या फ़ायदा मिला? मीर जाफ़र तो जैसे नवाब बन गया। तो प्लासी की लड़ाई के बाद एक तो बंगाल में कंपनी की मर्जी का नवाब बैठ गया। अब उससे जो काम करवाना वो करवा सकते हो, एक तरह से वो कठपुतली बन गया। बंगाल उस समय का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, और ये समृद्ध प्रांत, इसकी चाबी अंग्रेजों को हाथ लग गई। इसी बंगाल की लूटपाट करके बाद में अंग्रेज पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो इस लड़ाई के बाद बंगाल में नवाब का पद तो ख़त्म नहीं किया अंग्रेजों ने, क्योंकि नवाब का पद अगर ख़त्म कर देंगे तो जनता विद्रोह कर देगी। तो जनता विद्रोह न करे इसलिए उन्होंने नवाब का पद तो बनाए रखा, और उसकी जगह मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि अगर नई व्यवस्था आप अगर जनता पर थोपोगे अचानक से, किसी शासक को हटा करके, पुरानी व्यवस्था को हटा करके अगर नई व्यवस्था आप दोगे तो जनता विद्रोह कर देगी। और अंग्रेज उस समय इतने सक्षम नहीं थे कि जनता के विद्रोह का सामना कर पाए। वैसे तो वो शासकों के युद्ध का भी सामना करने के योग्य नहीं थे अगर यहाँ के लोग गद्दारी नहीं करते और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते। ज़्यादातर यहाँ के शासक इसीलिए हारे क्योंकि यहाँ के शासकों के जो सहयोगी थे उन्होंने अपने शासक के साथ गद्दारी करी और अंग्रेजों के साथ मिल गए। इस लड़ाई में भी क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई में भी जो नवाब के पार्टी के जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने पार्टी बदल ली, अंग्रेजों का साथ दिया, नहीं तो हारते ही नहीं थे। इस तरह से मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बनता है 28 जून 1757 को। अब मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बना है और अंग्रेजों की कृपा से बना है, तो वो अंग्रेजों को भी कुछ ना कुछ तो देगा। और अंग्रेज तो भूखे, वो ऐसे ही उसको छोड़ने वाले हैं नहीं, तो मांग लेते थे मुंह से, हमको ये दो, हमको ये दो, पुरस्कार हमको उपहार के रूप में ये दो, सीधा सा तो डिमांड करते थे। तो मीर जाफ़र ने कंपनी को एक तो 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को पुरस्कार के रूप में दे दी, और रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह से उमरा की उपाधि दिलवाई। इस लड़ाई के बाद क्लाइव की भी ताकत बढ़ जाती है, और प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बनता है। और ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत शाना आदमी है, इसको हमने पिछले वाली क्लास में भी हम देख चुके हैं कि जब कंपनी में जब आया था शुरू में तो ये कंपनी का एक साधारण सा क्लर्क था, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध से इसको इतनी प्रसिद्धि मिलती है कि ये 1757 तक बंगाल का गवर्नर बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा बंगाल में जितने भी फ्रांसीसी व्यक्ति थे, इन सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफ़र ने गिरफ्तार करवा के अंग्रेजों को सौंप दिया, क्योंकि इस समय फ्रांसीसी अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर थे और ऑलरेडी कर्नाटक युद्ध हम देख ही चुके हैं। लगभग 1.77 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दिए जाते हैं। कलकत्ता में टकसाल स्थापित करने की इनको अनुमति मिल जाती है। कुल मिलाकर मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को 1757 से लेकर 1760 के बीच में 3 करोड़ रुपए माना जाता है कि घूस के रूप में दिए, रिश्वत दिए कंपनी को। और इन 3 करोड़ रुपए के अलावा भी क्लाइव को बहुत सारे उसने उपहार भेंट के रूप में दिए। इसलिए इस मीर जाफ़र को क्लाइव का गिदड़ कहा है इतिहासकारों ने कि ये क्लाइव का गिदड़ है। और अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था कि धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को ख़त्म करना है और जो बंगाल है इस पर प्रशासनिक और जो दीवानी अधिकार है
दीवानी और निजामत के अधिकार धीरे धीरे इन पर कब्जा कर लेना है। इनका एक अधिकारी है कर्नल मेल्सन, इसने तो स्पष्ट कहा है कि जितना हो सके हड़प लो, और ये जो नवाब है मीर जाफ़र, इसको एक सोने की बोरी समझो। ये कर्नल मेल्सन का कथन है। अब ये चीज़ मीर जाफ़र को भी पता चल चुकी थी कि अंग्रेज धीरे धीरे हमको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसने डचों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने का प्लान बनाया कि अंग्रेज़ों को अगर बाहर निकालना है तो हमें डचों से दोस्ती करनी चाहिए। तो डचों के साथ मिलकर के इसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। लेकिन 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। इस बेदरा के युद्ध में डच कंपनी पूरी तरह से हार जाती है और एक तरह से भारत से वो अपना सारा कारोबार समेट के निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मीर जाफ़र का भी प्लान समाप्त हो जाता है, काम नहीं करता है। इसके बाद बंगाल में गवर्नर बनता है विंसीटार्ट। 1760 में ये बंगाल का गवर्नर बना है और ये मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को नवाब बनाता है। और इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया है। मतलब अंग्रेज जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा है, इनकी अगर बात मानो तो। ये किसी को हटा के किसी को भी शासक बना रहे हैं, तो इनका कहना है कि हम यहाँ के लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो इन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया और कह रहे हैं कि ये बंगाल की दूसरी क्रांति है। अब मीर कासिम को नवाब बनाया है तो स्वाभाविक बात है कि उससे भी अंग्रेज कुछ ना कुछ लेंगे। 27 सितंबर 1760 को कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक समझौता होता है, और मीर कासिम इस समझौते के अनुसार कंपनी को चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर ये ज़िले कंपनी को दे देता है। इसके अलावा दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया है। सिलहट में जितना भी चुनाव व्यापार होता है उसका आधा हिस्सा कंपनी को दिया गया है। मतलब वहाँ से जो चुनाव व्यापार होगा उस पर 50% व्यापार कंपनी करेगी। ये चीज़ें मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के बीच में समझौता किया है। इस प्रकार मीर कासिम 1760 से 1763 तक ये नवाब रहता है। तो अगला नवाब बनेगा इसमें मीर कासिम। सत्रह सौ साठ से 63 तक ज़्यादा समय ये भी नहीं रहता है, लेकिन ये थोड़ा समझदार नवाब माना जाता है इन बाकियों से। अब इसको पता तो है कि अंग्रेज बंगाल की राजव्यवस्था, शासन इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कदम उठाता है मीर कासिम। सबसे पहला काम ये करता है कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ से ये राजधानी को मुंगेर ले जाता है। इसके अलावा इसने प्रशासन में भी सुधार किए ताकि राज्य की आय बढ़े, भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाए। सेना में सुधार करवाता है। मुंगेर में एक तोप निर्माण का कारखाना स्थापित करवाता है। और इसके अलावा गुरगिन खान नाम का एक अर्मेनियाई व्यक्ति था, उसके कंट्रोल में सेना को ट्रेनिंग का कार्य करवाता है कि सेना को आप यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करो। और हमने देखा है कि जो कंपनी है वो इंटरलोपर व्यापारियों को फरमान का अधिकार दे करके, जो फरमान मुगल शासक ने जारी किया था वो उनको बेच करके उस फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे, जो 1717 ईस्वी में जारी किया गया था उस फरमान का। तो मीर कासिम क्या करता है कि 1763 में बंगाल के अंदर जितना भी व्यापार हो रहा था उस सारे व्यापार से आंतरिक व्यापार पर जितना भी चुंगी लग रहा था उसको समाप्त कर देता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले तो अंग्रेजों को फरमान मिला हुआ था, उनको चुंगी कर नहीं देना पड़ता था, बाकी यहाँ के लोकल व्यापारियों को चुंगी कर देना पड़ता था, और अंग्रेजों के अलावा जो व्यापारी थे उनको भी चुंगी कर देना पड़ता था। तो इस तरह से अंग्रेजों का एकाधिकार हो रहा था व्यापार पे। तो इसने मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार से सारे चुंगी कर हटा दिए। इस प्रकार जो अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिला था वो विशेषाधिकार समाप्त हो गया। और मीर कासिम ने जो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेजों को दिए थे उनको वापस लौटाने की मांग की। इन घटनाओं से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में टकराव पैदा हुआ। अब टकराव पैदा हुआ तो कलकत्ता की जो काउंसिल थी उसने मीर कासिम से बात करने के लिए अपने कुछ सदस्यों की एक कमेटी भेजी, जिसमें हे और अमायत ये 2 सदस्य थे। मीर कासिम अमायत खान की तो हत्या करवा देता है और हे को बंदी बना लेता है। इस घटना से अंग्रेज़ों में और मीर कासिम में टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो कंपनी फिर डिसाइड करती है कि मीर कासिम को भी नवाब के पद से हटाया जाए। अब वापस किसको नवाब बनाया जाए, तो कंपनी चाहती है कि जो मीर जाफ़र है उसको फिर से नवाब बना देते, क्योंकि मीर कासिम तो खतरनाक टाइप का व्यक्ति निकला। इसने राजधानी बदल दी, तोप का कारखाना स्थापित करवा दिया, प्रशासनिक सुधार कर लिए, सेना का भी इसने वापस पुनर्गठन कर लिया। तो ये थोड़ा भारी पड़ रहा था अंग्रेजों पे, तो इन्होंने मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाने का सोचा। 1763 ईस्वी के जुलाई में मीर कासिम और मेजर एडम्स इनके बीच में करवा नामक जगह पे लड़ाई होती है और यहाँ पे मीर कासिम हार जाता है। इसके बाद गिरिया में इनकी लड़ाई होती है और उदय नाला में भी इनकी लड़ाई होती है और इन युद्धों में मीर कासिम अंग्रेजों से हार जाता है। उदय नाला को उधोनाल भी बोलते हैं आज की तारीख में, उधोनल या उधोनला। यहाँ पर मीर कासिम अंग्रेजों से हार जाता है और हारने के बाद मीर कासिम मुंगेर छोड़ करके पटना चला जाता है। पटना जाकर के ये मीर कासिम 1763 ईस्वी की बात है, 6 अक्टूबर 1763 में यहाँ पर मीर कासिम बहुत सारे अंग्रेजों को एक साथ मार देता है। लगभग 148 अंग्रेज बताए जाते हैं कि उनको एक साथ मार देता है। और ये काम करता है एक जर्मन अफसर है जिसको सुमरू के नाम से जाना जाता है और इसका वास्तविक नाम तो है वाल्टन रहेन हार्डर, लेकिन इसको सुमरू कहा जाता है। सुमरू इसका उपनाम है। ये जर्मन सुमरू मीर कासिम के आदेश पर इन अंग्रेजों को मारता है, 148 अंग्रेजों को। और इस घटना के बाद दिसंबर 1763 में मीर कासिम अवध के नवाब के पास शरण लेता है, वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। तेईस अक्टूबर को होता है 1764 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है कार्नक, लेकिन ये लड़ाई को बीच में छोड़ के भाग जाता है कार्नक। और इसके बाद हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना की कमान संभालता है। इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट है और सामने जो सेना लड़ रही थी उसमें एक तो मीर कासिम था, मीर कासिम के साथ में था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट बनाते हैं और इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में आ गई थी बाद में, इनके बीच में 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर ये बिहार के आरा जिले में आता है, यहाँ पर लड़ाई होती है। इस युद्ध में भी अंग्रेज अवध का जो सेनापति था असद खान और रोहतास का सूबेदार साहूमल और जैनुल आबदीन, इनको रिश्वत देकर के अपनी तरफ मिला लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के टाइम पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जबकि लड़ाई किसके बीच में हो रही है? मीर कासिम के बीच में, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में देखा जाए। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों एक पार्टी में है और इधर अंग्रेजों का जो सेनापति है वो हेक्टर मुनरो है। लेकिन इस टाइम पे बंगाल का नवाब मीर जाफ़र है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मीर कासिम इस समय बंगाल का नवाब है, तो मीर कासिम नहीं है, मीर जाफ़र नवाब है। और मीर कासिम तो अवध में शरण ले चुका है क्योंकि वो छोड़ के पटना आ गया था, पटना से फिर अवध आ गया था। तो यहाँ का जो नवाब है बंगाल का वो मीर जाफ़र है और जो लड़ाई हो रही है वो मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। इस युद्ध में भी मीर कासिम की सेना हार जाती है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का शासन पूरी तरह से स्थापित हो जाता है और जो अवध था जिसने मीर कासिम का साथ दिया था वो भी अंग्रेजों की एक तरह से आप कह सकते हो कि कृपा से बचा हुआ है और भारत में पावरफुल शक्ति के रूप में अंग्रेज उभरते हैं। इसके बाद 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफ़र की मृत्यु होने के बाद मीर जाफ़र का पुत्र होता है नजमुद्दौला। उसको मीर जाफ़र की पत्नी मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बनाया जाता है और इस नजमुद्दौला के सुरक्षा के लिए बंगाल में एक अंग्रेजी सेना नियुक्त की जाती है और इस सेना का खर्चा नवाब द्वारा दिया जाता है, जिसको 5 लाख रुपए
वार्षिक तय किया गया कि 5 लाख रुपए वार्षिक नवाब अंग्रेजों को देगा और बदले में अंग्रेजों की सेना नवाब की सुरक्षा करेगी बंगाल में। हालांकि बाद में वारेन हेस्टिंग पर भी एक आरोप लगता है कि इसने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए रिश्वत ली थी। इसके आधार पर उस पर इंग्लैंड में अभियान भी चलता है। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में जब लड़ाई खत्म हो जाती है और इनके बीच में संधि करनी होती है तो वापस रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना के भारत भेजा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बन के आता है। विंसी टार्ट की जगह पे क्लाइव गवर्नर बन के आता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं और ये संधि इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी। किसके बीच में होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनके बीच में ये संधि होती है। इस संधि की शर्तों के अनुसार 26 लाख रुपए लेकर के मुगल बादशाह कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप देती है। दीवानी मतलब कि यहाँ के जो राजस्व और लगान वसूली का काम अब कंपनी करेगी और बदले में 26 लाख रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को कंपनी दे देगी। इस संधि की पहली शर्त यह थी कि 26 लाख रुपए लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। मतलब ये है कि अब कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व इकट्ठा करेगी, लगान वगैरह वसूलेगी और बदले में मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए देगी। तो पहली शर्त क्या है? 26 लाख के बदले बंगाल, बिहार, छब्बीस लाख के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई। इसके अलावा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का जो जिला था वो लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम को सौंप दिया गया और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उसको अंग्रेजों ने नवाब बनाया था। तो उसको शाह आलम द्वितीय ने मान्यता दे दी कि ये बंगाल का नवाब है। इसके अलावा हैदराबाद में जो उत्तरी जिले थे जिसको उत्तरी सरकार कहा जाता था उसको अंग्रेजों की जागीर मान लिया गया है। ये इलाहाबाद की पहली संधि थी। इसके बाद क्लाइव अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है। ये होती है 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है और ये होती है क्लाइव और शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो नवाब अवध का नवाब है। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि है और इसमें सिताब राय दलाली का काम करता है, मध्यस्थता करता है वो। इस संधि की शर्तें थी कि कड़ा और इलाहाबाद का जिला मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाए क्योंकि पिछले संधि में हमने देखा है कि उनके बीच में समझौता हुआ है। तो अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का जिला लेकर के शाह आलम को दे दिया गया। इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और अवध में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जिसका खर्चा अवध का नवाब देगा। इसके अलावा
अवध को एक सहायक राज्य मान लिया गया है, मध्यवर्ती सहायक राज्य, जिसको बफर स्टेट बोलते हैं। तो अवध को मध्यवर्ती सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और बनारस का जो जागीरदार थे बलवंत सिंह, उसकी जागीर को नवाब ने वापस लौटा दिया है, क्योंकि पहले जब्त कर ली गई थी। और अपने पूरे राज्य में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी गई है। ये इस इलाहाबाद की दूसरी संधि की शर्तें थी। इस इलाहाबाद की संधि से कंपनी को एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के वैध अधिकार मिल गए। अब कंपनी यहाँ पर टैक्स वसूलना, लगान वसूलना, सिविल न्यायालय, ये सारे काम अब कंपनी के पास आ गए। माना जाता है कि माणिकचंद ने कंपनी को शाह आलम से बंगाल के दीवानी अधिकार लेने की सलाह दी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इससे कदम और आगे बढ़ करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार मांग लिए। बाद में कंपनी ने 53 लाख रुपए और दिए बंगाल के नवाब को, और जो निजामत के अधिकार थे, यानी कि शासक के जो अधिकार थे, वो भी खरीद लिया कंपनी ने। अब बंगाल का पूरा प्रशासनिक और राजस्व अधिकार पूरे कंपनी के हाथ में आ गए। तो ये था बंगाल में कंपनी का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उन्होंने नवाबों को बदला, किस तरह से युद्ध हुए, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ, इसके बारे में हमने इस क्लास में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।